बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं, लेकिन इससे पहले बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे गए और उसके बाद आज एक बार फिर महुआ में तेजस्वी यादव के सामने मंच के नीचे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द कहे गए हैं। आखिर बिहार की सियासत किस ओर जा रही है? बीजेपी ने तेजस्वी यादव के वैशाली में हुई सभा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी का दावा है कि तेजस्वी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे गए। इस घटना को लेकर बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय, बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विधायक लखविंद्र पासवान और अन्य नेताओं ने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी की सभा के दौरान पीएम मोदी और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। वीडियो में भीड़ की ओर से कथित रूप से अपशब्द कहे जाने का दावा किया गया है। ये मामला उस समय का है जब तेजस्वी यादव अपने बिहार अधिकार यात्रा के तहत वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस घटना के बाद बीजेपी नेता आरजेडी पर हमलावर हैं। पीएम की मां को गाली देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस पूरे मामले पर आरजेडी की तरफ से सफाई सामने आई है। आरजेडी ने इस वीडियो को बीजेपी द्वारा प्रायोजित और झूठा बताया है। आरजेडी का दावा है कि बिहार आज तेजस्वी यादव के मंच से यानी आरजेडी के कार्यक्रम के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को फिर से अपशब्द कहे गए, उनको गालियां दी गई, तो ये विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अब इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने भी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या उनकी माँ को गाली दे रहे हैं उन पर सख्त एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो माँ शब्द का अपमान करते हैं उनको तो सीधे जेल भेजना चाहिए। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की रैली में पीएम मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित तौर पर फिर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कहा, जिन लोगों ने मां पर उंगली उठाई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। हम बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने मां शब्द का अपमान किया है उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए। तेज प्रताप ने कहा कि किसी की भी मां तो मां होती है, अपनी संतान को पैदा करती है, पहले मां 9 महीने कोख में रखती है। जिन लोगों ने उंगली उठाने का काम किया और गाली देने का काम किया उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। अगर उसे जेल नहीं भेजा गया तो जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करेगी। दिल्ली में नवरात्रों की शुरुआत होने से पहले इस पर एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है। दरअसल बीजेपी से विधायक तरविंदर सिंह मारवा और साथ ही करनैल सिंह ने अब इस बीच मीट बैन को लेकर के अपनी अपनी मांग उठाई है, वो भी एक पत्र के जरिए, और ये पत्र लिखा गया है पुलिस आयुक्त और मुख्यमंत्री के नाम। नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह और जंगपुरा के तरविंदर सिंह मारवा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी जैसे फूड चेन को भी मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने की अपील की है। जंगपुरा विधायक तरविंदर सिंह मारवा के बाद अब शकरपुर बस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने भी नवरात्रि में मीट बैन की मांग उठा दी है। बीजेपी विधायक का ये कहना है कि नवरात्रि के पावन दिनों में धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मांसाहार की बिक्री और खपत पर रोक लगानी चाहिए। पिछले नवरात्रि में भी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की थी। दावा किया गया था कि नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें खुली रहती हैं। ये हिंदुओं का त्योहार है और मांस देखकर भावनाएं आहत होती हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। इसी के तहत मुजफ्फरनगर में 20,000 के इनामी को आज पुलिस ने ढेर किया। मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश पर ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस बदमाश की धरपकड़ कर रही थी। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में विज्ञान मार्ग पर पुलिस ने बदमाश शादाब को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में 20,000 का इनामी बदमाश शादाब घायल हो गया। शादाब के पैर में गोली लग गई। बदमाश ने सराफा व्यापारी नेमचंद वर्मा से 10 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस ने बदमाश शादाब के पास से लूट के गहने और अवैध तमंचा बरामद किया है। उत्तर
प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां लिव इन में रह रहे एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला दबाकर हत्या कर दी। यही नहीं, उसने युवती की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया और उसमें शव को भरकर तकरीबन 100 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जो है वो फेंक दिया। और उसके बाद परिजनों और पुलिस को लगातार युवक गुमराह करता रहा। इस पूरे मामले का खुलासा करीबन 2 महीने बाद हुआ, जब पुलिस ने युवक के साथ सख्ती से पूछताछ करी तो उसने अपना जुल्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यूपी के कानपुर से लव, सेक्स और धोखा और मर्डर का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फतेहपुर के रहने वाले सूरज ने शातिराना ढंग से पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से कानपुर देहात की रहने वाली आकांक्षा और माही से दोस्ती की। दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों कानपुर के ही गुड फूड रेस्टोरेंट में एक साथ काम करने लगे। कुछ दिन सब ठीक रहा। इसके बाद सूरज की एक और गर्लफ्रेंड बढ़ गई, जिसके कहने पर उसने अपने साथ काम करने वाली प्रेमिका आकांक्षा का गला दबाकर उसे मौत की घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, सूरज ने उसकी डेड बॉडी के साथ सबूत के तौर पर सेल्फी भी ली और अपनी नई गर्लफ्रेंड को भेजी। उसके बाद शव को सूटकेस में भरकर 100 किलोमीटर दूर बांदा में यमुना नदी में फेंक दिया। सूरज अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को मारने के बाद कई दिन बाद तक उसका मोबाइल खुद ही ऑपरेट कर रहा था। लेकिन आकांक्षा की मां को जब शक हुआ तो उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। परिजनों और पुलिस के साथ सूरज खुद उसे ढूंढ भी रहा, लेकिन जब पुलिस ने सूरज से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना पुलिस को बताई। ईस्ट यूपी के कई जिलों में इस समय चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ये चोर इतने हाईटेक हैं कि वो ड्रोन कैमरे से पहले निगरानी कर लेते हैं कि उन्हें कब, कहां और कैसे चोरी करनी है। उसके बाद वो चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। और इतना ही नहीं, लोग अपने घरों में जागकर पहरा दे रहे हैं, चोरों से ताक रहे हैं, चोरों को ताक रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पुलिस इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है। पुलिस का मानना यह है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। एक ऐसा ही वीडियो प्रतापगढ़ से सामने आया, जहां पे चोरों को पकड़ करके गांव वालों ने उसे पीटा है और पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी में गांव से लेकर शहर तक शाम ढलते ही शोर सुनाई देने लग रहा है। हर तरफ चोर आ गए की आवाजें आने लगती है। इंटरनेट और मीडिया खोलते ही दहशत के लाइव वीडियो दिखने लगते हैं। कुल मिलाकर हर तरफ चोरों की दहशत ही दहशत दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला प्रतापगढ़ से सामने आया है। चोर एक घर में चोरी का प्रयास कर रहा था। घर के लोगों की नींद खुल गई और उन्होंने शोर मचा दिया। चोर भागने लगा, लेकिन आसपास के लोग जमा हो गए। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया और पकड़कर रस्सी से बांध दिया। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर परेल धार के पास एक बड़ा ही दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में एमबीबीएस के इंटर्न डॉक्टर की मौत हो गई है और एक महिला इंटर्न अभी भी लापता है। हिमाचल के चंबा जिले में चंबा पठानकोट NH हाईवे 3 पर परेल घाट के पास एक तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त होकर रावी नदी में समा गई। इस हादसे में चंबा मेडिकल कॉलेज के एक इंटर्न डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक इंटर्न छात्रा नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गई। हादसे में 2 अन्य इंटर्न्स घायल हुए हैं। ये हादसा शनिवार देर रात हुआ, जब 4 इंटर्न्स को ले जा रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर रावी नदी में गिर गई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार तेज गति में थी और चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, NDRF और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। मृत इंटर्न डॉक्टर की पहचान मेडिकल कॉलेज चंबा के एक छात्र के रूप में हुई है, जबकि लापता छात्रा की तलाश में बचाव दल लगातार प्रयास कर रहे हैं। घायल हुए 2 अन्य इंटर्न्स को तत्काल मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और सड़क की स्थिति और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। शनिवार देर रात एक अनोखा मामला देखने को मिला कोटा शहर में रामपुरा थाना इलाके में। रामपुरा थाना क्षेत्र में जब पुलिस ने एक युवक और युवती को रोका तो वह फुल नशे में थे। इतनी दारू उन लोगों ने पी रखी थी कि जब पुलिस ने उनको गाड़ी में बिठाना चाहा तो वह गाड़ी में ना बैठकर गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और हाथापाई पे उतारू हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस से गाली गलौज भी उन्होंने की। दोनों ही दारू के नशे में बताए जा रहे थे
और करीबन 3 मिनट तक उन्होंने जमकर हंगामा किया। घटना कोटा के रामपुरा थाना क्षेत्र में सरोवर पाल स्थित सब्जी मंडी रोड की है। देर रात पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान सरोवर टॉकीज के पास युवक युवती पुलिस को देखकर भागने लगे। इस पर गाड़ी में मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों को पकड़ लिया। गाड़ी में बैठने के बजाय दोनों ऊपर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान युवक ने नशे की हालत में पुलिस कर्मियों से गाली गलौज भी की। इतना ही नहीं, युवक तो हाथापाई करने पर उतारू था। पुलिस दोनों को पकड़कर थाने ले गई। इसके बाद पता चला कि युवक युवती को घर से भगाकर लाया था, जिसको लेकर कोटा के नानता थाने में युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। पुलिस ने गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने और गाली गलौज करने पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एक पति ने अवैध संबंधों के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। ये घटना रामपुर फतेहपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था, जिसको लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान पति ने पत्नी चंचल पर चाकुओं से हमला कर दिया। घायल चंचल को लहूलुहान हालत में इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की पड़ताल शुरू कर दी। नोएडा एयरपोर्ट अगले महीने शुरू होने जा रहा है। उससे पहले नोएडा प्राधिकरण ने 40 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर दी है। नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि 40 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों से टोल नहीं वसूला जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि वो कहीं एयरपोर्ट जाते में लेट ना हो जाएं। नोएडा एयरपोर्ट अगले महीने शुरू हो जाएगा। यहां आने में यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए भी योजनाओं पर काम यमुना प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि किसी भी एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग से नोएडा एयरपोर्ट आने पर 40 किलोमीटर दायरे में कोई टोल नहीं रहेगा। ग्रेटर नोएडा की तरफ से एयरपोर्ट जाने के लिए पूरे रास्ते को टोल मुक्त रखने का फैसला लिया गया। अब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एयरपोर्ट जाने के लिए बन रहे इंटरचेंज पर भी टोल नहीं लगाए जाने पर सहमति बन गई है। ऐसे में गाजियाबाद, मेरठ, फरीदाबाद से आने पर कोई भी टोल एयरपोर्ट जाने के लिए नहीं देना होगा। टोल के चलते गाड़ियां एयरपोर्ट जाने के लिए लेट ना हो, इसके लिए ये अहम फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 5 बजे देश को संबोधित किया और संबोधन में तमाम देशवासी को नवरात्रि और जीएसटी उत्सव की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र भी किया किस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे वन नेशन वन टैक्स की और हमने लागू कर दिया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया है कि पहले स्लैब 5, 12 और 18, 28% हुआ करता था, अब उसे हमें सीमित करके 5 और 18% कर दिया है। उससे कहीं ना कहीं डेली नीड्स की जो वस्तुएं हैं उसमें अब 5% जीएसटी लगेगा और बाकी जगहों पर 18% जीएसटी लगेगा। उससे कहीं ना कहीं तमाम देशवासियों को इसका फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा देश के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों के सीजन में सबका मुंह मीठा होगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जीएसटी सुधार और इनकम टैक्स में सुधार को डबल बोनंजा बताया। इसके अलावा उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी की दर कम होने से बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो रहा है। आपकी बचत बढ़ेगी और अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकेंगे। देश में कल से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने आगे ये भी बताया कि नए स्वरूप में अब सिर्फ 5% और 18% के टैक्स लाभ होंगे। साथ ही कहा कि कई चीजें और सेवाएं या तो टैक्स मुक्त होंगी या फिर सिर्फ 5% टैक्स ही देना होगा। जिन चीजों पर पहले 12% टैक्स लगता था, उनमें से 99% चीजें अब 5% के स्लैब में आ गई हैं। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन
जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी की भाषा जिहादियों जैसी है। गोंडा के कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के निशाने पर एक बार फिर राहुल गांधी आ गए हैं। वोट चोरी को लेकर के बम फोड़ने के बयान पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं, ये संसदीय भाषा नहीं है। उनको अगर कोई दिक्कत है तो उन्होंने घोटाला पकड़ रखा है। कोई चीज उनके पास है तो उन्हें कहना चाहिए कि हम चर्चा करेंगे। आप उसकी चर्चा संसद में कर सकते हैं, उसकी चर्चा आप मीडिया से कर सकते हैं, उसकी चर्चा को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये जिहादी मानसिकता है। कभी सिर तन से जुदा करने की बात करेंगे, अब बम फोड़ने वाली भाषा क्या है? ये एकदम तालिबानी मानसिकता है। इससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। वो अपनी भाषा का इस्तेमाल सोच समझ कर नहीं करते हैं। लोकतंत्र में भाषा की एक मर्यादा होती है, जो राहुल गांधी के पास बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी के बम फोड़ने की भाषा को लेकर कहा कि ये जिहादियों की भाषा है और ये आतंकवादियों की भाषा है। आज रांची के मोरहाबादी मैदान से सांसद खेल महोत्सव 2025 का आगाज हुआ। इस भव्य शो की शुरुआत साइक्लोथॉन से हुई और इसे हरी झंडी दिखाई सांसद संजय सेठ ने। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने साइकिलिंग में हिस्सा लिया। उद्घाटन मौके पर संजय सेठ ने कहा कि खेल न सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखता है, बल्कि समाज को अनुशासन और ऊर्जा से भी भरते हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि अगर देश को विकसित भारत बनाना है तो पहले फिटनेस और हेल्थ पर जोर देना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने युवा शक्ति को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का प्रेरणा शक्ति बताया। उन्होंने कहा है कि जो फिट है वही हिट है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य युवा पर विकसित भारत अभियान को जन जन तक पहुँचाना है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने बाबा बागेश्वर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कट्टरपंथी विचारधारा वाली महिलाओं की पूरी एक फौज खड़ी कर रहे हैं, जो कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के आरोप में घिरे हुए हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के राष्ट्रगान वाले बयान पर बवाल जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा देश कई कट्टरपंथी विचारधाराओं और आतंकवाद से जूझ रहा है। कहीं माओवादी झारखंड और छत्तीसगढ़ में उत्पात मचाते हैं, तो कहीं मणिपुर और असम में बोडोलैंड की मांग करने वाले उग्रवादी हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन और चंद व्यक्ति भी कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाकर देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कट्टरपंथी विचारधारा वाली महिलाओं की फौज तैयार करके देश में अफरा तफरी का माहौल तैयार करना चाहते हैं। इससे देश का कोई भला होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान ही होगा और दूसरे कट्टरपंथी सोच के लोगों को हौसला मिलेगा। मौलाना ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अपने धर्म पर कायम रहना चाहिए। कोई भी मजहब लोगों को आपस में लड़ना या झगड़ना नहीं सिखाता है और न ही धर्म इस बात की शिक्षा देता है कि उसके अनुयायी जमीन पर कितना फसाद फैलाए। अच्छा इंसान वो है जो अपने धर्म के उसूलों पर अमल करे। यूपी के मुरादाबाद में शादी समारोह के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। मुरादाबाद के मझौला इलाके में शादी समारोह चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। जमकर हाथापाई हुई और बेल्ट भी चले। शादी समारोह में मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस भीड़ में महिलाएं भी मौजूद हैं, उनके साथ भी मारपीट की जा रही है। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जुबिन गार्ग का निधन हुआ आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन असम में पूरे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। गुवाहाटी के समेत असम के सभी रास्ते सड़कें जाम हो गए हैं। लोग जुबिन गार्ग को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज सुबह जब गुवाहाटी एयरपोर्ट में
जुबिन गार्ग का पार्थिव शरीर उपस्थित हुआ, उसके बाद से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग को गुवाहाटी में अंतिम विदाई दी गई। जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा। पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां पर लाखों की संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए हादसे के चलते गायक जुबिन गर्ग की जान चली गई। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंता ने समेत कई लोगों पर असम के कई थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। इस शिकायत में जुबिन गर्ग के चाहने वालों ने जुबिन गर्ग की मौत को संदेहजनक बताया है। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुबिन गर्ग के निधन के मामले में दर्ज हुई शिकायतों को सीआईडी को देने की बात कही है। इस मामले में सीएम ने कैबिनेट की बैठक भी ली। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। दरअसल सेक्टर 14 में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया है और यहां पर दरअसल एक राह चलते हुए शख्स से पैसों से भरा हुआ बैग छीना और बदमाश मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स से 3 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। लूट की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़ित ने बताया कि वो गुरुग्राम के सेक्टर 14 आईसीआईसीआई बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर अपने घर ले जा रहा था। जैसे वो पैसे लेकर सड़क पर आया तो घात लगाए बैठे बदमाशों ने लूटपाट शुरू कर दी। बदमाशों ने पीड़ित शख्स का पैसों से भरा हुआ थैला छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। बदमाशों को तलाशने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको बता दें, अब से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। पूरा मामला जो है वो जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है, जिसने 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। उसी मामले में फिलहाल वो जेल में बंद है, लेकिन उनको महंगे गिफ्ट मुहैया कराए गए थे सुकेश की तरफ से। उनसे बाकायदा इसी मामले को लेकर पूछताछ की गई, क्योंकि कई महीने पहले उनसे दिल्ली के मुख्यालय में, जो कि ईडी यानी परिवर्तन निदेशालय का मुख्यालय है, वहाँ पर उन्होंने बुलाया गया था। बाकायदा उनसे पूछताछ की गई कि इतनी महंगी कारें, इतनी महंगे उन्हें विदेशी बिल्लियाँ, उन्हें तमाम जो बड़े बड़े महंगे गिफ्ट दिए गए थे, क्या आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि सुकेश कहां से पैसा ला रहा है। हालांकि सुकेश ठग इन दिनों जेल में बंद है, लेकिन जैकलीन ने जो अपनी याचिका लगाई है उसमें साफ ही जिक्र किया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वास्तव में आरोपी ने अपराध किया है या नहीं किया, इसका फैसला केवल सुनवाई के दौरान निचली अदालत में ही हो पाएगा। जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगी सभी आरोप के बारे में इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी।